शेख वकास साहब, सबसे पहले तो बात आपके ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के हवाले से करते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ नज़रियात के लोग शामिल हैं। माजी करीब में अगर कहा जाता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हाथ मिला लेगी तो कोई ना सुनता, शाहिद खान अब्बासी साहब को गले मिला लेगी तो कोई ना मानता। तो ये जो लोग हैं जिनको आपने इकट्ठा किया या वो आपको इकट्ठा करने का बायस बने, तो ये गैर फितरती इत्तेहाद किसकी फितरत में तनाव लाने के लिए या खलीज पैदा करने के लिए मोहलिक साबित होगा? देखिए सर, मैं तो समझता हूं कि बात यह है कि इसके फितरी या गैर फितरी होने का तो शायद सवाल इसलिए पैदा नहीं होता कि तकरीबन वो तमाम सियासी जमातें जो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती हैं, उनके अपने अपने फलसफे, अपने अपने नजरियात होते हैं, और जब वो सब अपोजिशन में चले जाते हैं वो उनको फोर्स कर दिया जाता है सबको एक ही ब्लॉक में, जिसपे फितरतें मिलती ना भी हों, अगर एजेंडा एक हो जाए, अहदाफ एक हो जाए और लड़ाई के लिए निज़ाम के सामने खड़े होने के लिए, फसाइयत के साथ लड़ने के लिए आपकी राय एक हो जाए, तो इट डज नॉट रियली मैटर कि किसकी फितरत किससे मिलती है। माजी में भी पाकिस्तान में जो भी अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद हुए हैं, वो फितरतों वाला सवाल तो इसलिए पैदा नहीं होता कि कोई जमात है जितनी फितरत दुई जमात ना रल दीजिए। अगर कोई रल दिया नहीं तो हुकूमतें बैठिए नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये फितरत एक ही है। ये चाहते हैं कि मुल्क को लूटे खसूटे, मुल्क को तबाह करें, किसी आवाज को ऊपर ना उठने दे। तो वो एक फितरत की जमातें हैं और जो उनके सामने खड़ा होना चाहते हैं, उनके नजरियात, अहदाफ और उनकी आवाज एक है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म का कोई कंसर्न होना नहीं चाहिए। अच्छा शेख साहब, एक इत्तेहाद बन गया, मुतालबात भी सामने आ गए। 8 फरवरी के बाद अगले जो जलसे जुलूस होंगे, क्या वो इस इत्तेहाद के ज़ेर एहतमाम होंगे और क्या कोई बड़ी तहरीक के लिए मजीद आप वक्त लेंगे? सर देखें, बात यह है कि पहले भी जो एक इत्तेहाद बना था तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से, बहुत से जलसे उसी इत्तेहाद के जो है वो बैनर तले हुए, चाहे वो बलूचिस्तान में हुए, चाहे वो केपी में हुए, चाहे पंजाब में हुए, अगर आपको याद होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जलसे जो हैं वो इसी इत्तेहाद के बैनर तले होंगे, बट जब ये इत्तेहाद बनाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इतनी मेहनत कर रही है, वी आर रीचिंग आउट टू एवरी पार्टी, तो मैं ये समझता हूँ कि कोशिश यही की जाएगी कि इसी इत्तेहाद के बैनर तले तहरीक को चलाया जाए और आगे लेके जाया जाए। जी अच्छा सर, 2 दिन बाद सरप्राइज क्या होगा? चलें स्ट्रेटजी डिस्क्लोज ना करें, लेकिन सरप्राइज का इम्पैक्ट ही बता दें कि हुकूमत पे क्या पड़ेगा। देखिए सर, सरप्राइज अगर आपको बता दें कि सरप्राइज होगा तो फिर सरप्राइज इतना रह गया ना, तो तक वो गई। मगर मैं ऑब्वियसली इम्पैक्ट की बात कर रहा हूं, इसीलिए सर सरप्राइज पूछा ही नहीं। मैं आगे से बात यह है कि सर ये एक चोर और डाकू हुकूमत है जिनके, हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, पैर अंदर रेत तेरे, इनके पैरों के नीचे रेत है। ये किसी ऐसी जगह पे नहीं खड़े, ये तो किसी दिन भी नीचे से निकल जाएगी तो पता नहीं चलेगा। मैं ये समझता हूँ कि जो मुश्तरका एलामिया ही आया है कल, ये जो सारे लोग खड़े हुए, जिसमें मौलाना खाकान अब्बासी, हमारे लोग, ये सब खड़े हुए, ये भी हुकूमत को काफी हद तक उसने शेक किया है, जिस किस्म की बात उन्होंने कर दी है। और जब उन्होंने फ्रेश इलेक्शन मांग लिए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें अगर ये इकट्ठे होकर सामने आते हैं और वो जो सरप्राइज जिसकी बात हो रही है, जो हमारे कई जिम्मेदारान ने जिसका जिक्र किया है, मैं ये समझता हूँ कि वो ऑलरेडी शेकन गवर्नमेंट को और ज्यादा शेक कर लेगी। और ये जिस तरीके से हमारे और इस इदारों के दरमियान खलीज पैदा करके अपने लिए दुकानदारी हमेशा के लिए मुस्तकिल करना चाहते हैं, शायद वो मौका इनके लिए जो है वो मुश्किल हो जाए, उसको ज्यादा लिंगर ऑन करना। अच्छा शेख साहब, खत जिसका जिक्र बड़ा छिरा, वो खत है, मिला किसी को? इमरान खान डट के खड़ा है। इमरान खान साहब कह चुके हैं कि उनको बिलवास्ता इस किस्म की बहुत सी ऑफर्स आई जो उन्होंने ठुकरा दी। इमरान खान ने नवाज शरीफ की तरह ऑफर देनी होती तो वो, इमरान खान नवाज शरीफ से बहुत बड़ा लीडर है, कब की ऑफर उन्होंने कबूल कर ली होती, बट उन्हें कुर्बानी देना जो है वो उन्होंने मुनासिब समझा। जेल में रहना, इस बच्चों के, पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जेल में रहना उन्होंने मुनासिब समझा। मैं ये समझता हूँ कि ये कहना कि वो अपील है, तो फिर शायद इनको जो है ना
वो अपनी रीडिंग स्किल्स जो है वो बेहतर करनी चाहिए। इमरान खान का खत, आपका जो पहले सवाल का हिस्सा था, मैं वो भी साथ जवाब देता फिरूं, वो एक ओपन लेटर है जो सोशल मीडिया के हमारे प्लेटफॉर्म्स पे आ गया है। दैट मींस कि वो लेटर खान साहब ने जिसको एड्रेस किया है आर्मी चीफ को, उसके कंटेंट उन तक कन्वे हो गए हैं। उस खत के अंदर कंसर्न्स हैं, उस खत के अंदर चीजें कंडेम की गई हैं, उस खत के अंदर ये कहा गया है कि ये चीजें जब तक तब्दील नहीं होंगी ये खलीज बढ़ती जाएगी। पैका का जिक्र हुआ, बीच में रिगिंग का जिक्र है, किस तरीके से इदारे हर चीज छोड़ के पीटीआई के पीछे पड़ गए, बढ़ती दहशत के। सो कहने का ये मकसद है, अगर उसको कोई अपील समझता है तो बड़ा बेवकूफ आदमी है, क्योंकि जिन आदमियों को बार बार ऑफर्स की गई हों कि आप बाहर चले जाएं, किसी सब जेल में चले जाएं, कि नतिया गली चले जाएं या मुल्क से बाहर चले जाएं, जो कि खान साहब जो अटक जेल में थे उस वक्त किया गया था, वो अपील नहीं करते हैं। और ओपन लेटर्स के आजकल एक ये भी बड़ी बहस चल रही है सर कि जवाब नहीं आएगा। कोई ना एक वजीर ने जड़ा इन्होंने रखा हुआ है वो साहब की करा, वो रसीद भी नहीं आएगी, फजूल किस्म की गुफ्तगू करते हैं। उसका जवाब सिर्फ ये है कि इस किस्म के लेटर्स जो होते हैं वो कंसर्न्स कन्वे करने के लिए होते हैं। जो पॉइंट खान साहब कन्वे करना चाहते थे पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, उन्होंने कर दी है। इन चीजों के जवाब या इन चीजों के मामलात इस तरह नहीं होते जिस तरह ये बच्चों वाले गुफ्तगू करते फिरे हैं जगह जगह पे। अब ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा है और उसकी गुफ्तगू का लेवल देखें, अब मैं क्या कह सकता हूँ इसके। तो आप अच्छा ये तो बता दें, खान साहब को कितनी दफ़ा ऑफर्स हुई कि आप चले जाएं बनी गाला या किसी और जगह? ऑफर हुई भी है कभी या नहीं हुई? सर खान साहब ने अपने मुंह तो एक गल कर देती है, और खान साहब का तो हर लफ्ज हमारे लिए जो है, हम तो उसको बिल्कुल डाउट कर ही नहीं सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जब इमरान साहब ने कह दिया कि खान साहब ने कि जब वो अटक में थे तो तब कहा गया था भाई मुल्क से बाहर चले जाओ, खामोश हो जाओ, फिर यहाँ बिलवास्ता जो है वो ऑफर्स आई, तो वो खुद कह चुके हैं सर। उस पर कोई मुझे या किसी और को तो कहने का वो ही नहीं है। अच्छा, 3 दफा के हवाले से वो मेंशन कर चुके हैं इमरान खान साहब खुद सर। अच्छा शेख साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी बतौर वज़ीर आज़म मैंने कभी तनख्वाह नहीं ली, बतौर वज़ीर आला भी मैंने कभी तनख्वाह नहीं ली, मैं तनख्वाह लेना ही नहीं चाहता, मैं तो मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए काम करना चाहता हूँ। अब ऐसे वज़ीर आज़म के खिलाफ आप इत्तेहाद बना रहे हैं सर? हाँ ठीक है, 8-10 लाख रुपया तनख्वाह ना लो तो अद्धा मुल्क लुट के खा जाओ, तो फिर कोई मैं को बड़ा अजीब आदमी आ, मतलब सारा जितने केसेस सन खानदान के ऊपर, चाहे वो नैब में थे, चाहे वो FIAs में थे, चाहे वो किसी भी इदारे में थे, वो सारे के सारे जब आप PDM के उस दौर में आए वो आपने सारे के सारे खत्म करवाए। ठीक है जी, आपने अपने FIA के अफसर लगाए, तमाशा लगा रहा टीवी के ऊपर जब सारे अफसरों को इसी काम पे लगा दिया था FIA के कि सारे गवाह उरा परा करो, फिर इंक्वायरियां करो, और कई अफसर जवाब दे के चले गए थे। उसके बाद ये कहना कि मैं इतने पैसे नहीं लेता और ये नहीं करता, उसके बदले में खानदान के एक शख्स को जो प्रोटोकॉल्स की लाइन दी हुई है जिन पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वो जो कैंप ऑफिसर्स डिक्लेयर किए हुए हैं जगह जगह पे, वो जो दौरों के ऊपर सैकड़ों लोगों को लेके, तो एक लंबी दास्तान है। अब पाकिस्तानी कौम ना ये इन चोचलों और इन स्किट्स और गिमिक्स के अंदर नहीं आती है कि जी मैं अपनी तनख्वाह छड़ता पाया। वो भाई तुसी करोड़ों अरबों रुपए के फायदे चुक रहे हो, तो अगर तुसी 8-10 लाख छड़ देते तो साढ़े प्यो तो केड़ा एहसान है। वो तो बेहतर होता कि आप अपनी तनख्वाह ले लेते और पाकिस्तान को बख्श देते। तो ऐसे वजीर आजम पे जो फॉर्म 47 की पैदावार हो, जो इन्होंने इलेक्शन न जीता हो, जिनको इंस्टॉल किया गया हो, उनके खिलाफ तो इस निज़ाम के अंदर खड़े होके एक जो है वो हक बात करना और इत्तेहाद बनाना ये जायज़ बात है, और यही मुनासिब बात है, और यही वक्त का तकाजा है।